हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर बीइंग। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने देखा कि एक न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। सबसे पहले हम फीड फॉरवर्ड प्रोपगेशन करते हैं, उसके बाद हम लॉस फाइंड आउट करते हैं आउटपुट निकालने के बाद, एंड देन हम ग्रेडियंट डिसेंट की हेल्प से वेट्स एंड बाइसेस को एडजस्ट करते हैं। ये हमने देखा। और किस तरीके से इन्हें एडजस्ट किया जाता है, डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। किस तरीके से हम चेन रूल लगा रहे थे वो हमने समझा था प्रीवियस कुछ वीडियोस में। आज हम देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क की परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जाता है बाय ऑप्टिमाइजिंग द हाइपर पैरामीटर। क्या पढ़ेंगे हम कि किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाता है हाइपर पैरामीटर्स को। अब ये जो वर्ड है हाइपर पैरामीटर, इसका क्या मतलब होता है? दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो पैरामीटर और एक हाइपर पैरामीटर। तो इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। तो हाइपर पैरामीटर वो पैरामीटर्स होते हैं जो एक मशीन लर्निंग इंजीनियर या डीप लर्निंग इंजीनियर खुद सेट करता है। जैसे कि लर्निंग रेट हो गया, कितने नंबर ऑफ इपॉक्स रन करने हैं। ओके, लर्निंग रेट हमने देखा था कि जब हम ग्रेडियंट डिसेंट लगा रहे थे तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर रहे थे, न्यू वेट इज इक्वल टू ओल्ड वेट माइनस लर्निंग रेट, एंड यहाँ पर लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड वेट। तो ये जो लर्निंग रेट है, ये खुद एक मशीन लर्निंग इंजीनियर खुद सेट करता है। नंबर ऑफ इपॉक्स, कितने इटरेशंस तक आपको ये काम रिपीट करना है वेट को अपडेट करने वाला, ये भी इपॉक्स कितने रन करने हैं एक मशीन लर्निंग इंजीनियर ही डिसाइड करता है। तो वो हाइपर पैरामीटर कहलाते हैं जो एक मशीन लर्निंग इंजीनियर खुद सेट करता है। और रही बात पैरामीटर्स की, तो पैरामीटर्स हो गए आपके वेट्स एंड बायसेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो ट्रेनिंग के टाइम पे खुद इम्प्रूव होती चली जाएंगी यूजिंग बैक प्रोपगेशन। हम यही तो कर रहे हैं बैक प्रोपगेशन में, कि वेट्स एंड बायसेस को अपडेट कर रहे हैं बार 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 बार, जिससे कि हमारे न्यूरल नेटवर्क की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। तो पैरामीटर वो होते हैं जो खुद ट्रेनिंग के साथ साथ इंप्रूव होते चले जाते हैं। लेकिन जो आपके हाइपर पैरामीटर होते हैं जो एक इंजीनियर खुद सेट करता है, उसको ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से उसको हाइपर पैरामीटर सेट करने हैं कि न्यूरल नेटवर्क अच्छा परफॉर्मेंस दे और बेस्ट काम करे। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि किस तरीके से हाइपर पैरामीटर को ऑप्टिमाइज किया जाता है, किस तरीके से हम हाइपर पैरामीटर सेट करते हैं, अपना आर्किटेक्चर कैसे डिसाइड करते हैं, कितने नंबर ऑफ हिडन लेयर होंगे, कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे हर लेयर में। तो ये सब एक इंजीनियर ही तो डिसाइड कर रहा है। तो ये क्या आपके हाइपर पैरामीटर्स हैं जिन्हें हमें देखना है किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं न्यूरल नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फाइन ट्यूनिंग न्यूरल नेटवर्क पैरामीटर्स। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं आपके हाइपर पैरामीटर्स हैं जिनकी हमें फाइन ट्यूनिंग करनी है, जिन्हें हमें ऑप्टिमाइज करना है। तो ये फर्स्ट है आपका नंबर ऑफ हिडन लेयर। कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड होंगे नंबर ऑफ हिडन लेयर्स कितने होने चाहिए, हर लेयर में न्यूरॉन्स कितने होने चाहिए, क्या लर्निंग रेट होने चाहिए, ऑप्टिमाइजर्स कौन से ऑप्टिमाइजर यूज करने हैं अभी हम देखेंगे इनके बारे में, बैच साइज क्या होना चाहिए, एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज करना है, नंबर ऑफ इपॉक्स क्या होने चाहिए। तो ये सब क्या है हाइपर पैरामीटर जिन्हें हमें फाइन ट्यून करना है टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क। और भी कुछ तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम न्यूरल नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका वैनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट डिसेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करके, नॉट इनफ डेटा, आपके पास इनफ डेटा नहीं है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके, ट्रेनिंग बहुत ज्यादा स्लो जा रही है तो वो चीज इंप्रूव करके, एंड ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम। ये चारों प्रॉब्लम भी अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो भी हम न्यूरल नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। वन बाय वन देखते हैं कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, सारी चीजें हम देखते हैं वन बाय वन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ हिडन लेयर्स से। तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो बताए गए हैं कि किस तरीके से नंबर ऑफ हिडन लेयर डिसाइड करी जा सकती है। तो फर्स्ट रूल ये कहता है नंबर ऑफ हिडन न्यूरॉन्स शुड बी बिटवीन द साइज ऑफ इनपुट लेयर एंड साइज ऑफ द आउटपुट लेयर। तो सपोज आपके इनपुट लेयर में 10 न्यूरॉन्स हैं और जो आपका आउटपुट है उसमें एक ही न्यूरॉन है। तो ये कह रहा है नंबर ऑफ हिडन न्यूरॉन्स इनके बीच में होने चाहिए, इनपुट एंड आउटपुट न्यूरॉन्स के बीच में होने चाहिए। इसका मतलब आप इनका एवरेज ले लो, दैट मीन्स 5.5। तो आप 5.5 तो नहीं ले सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 6 ले लो आप न्यूरॉन्स एंड हिडन लेयर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या कहता है कि नंबर ऑफ हिडन लेयर शुड बी 2/3 ऑफ द साइज ऑफ इनपुट लेयर। तो सेम एग्जांपल से देखते हैं कि 2/3 ऑफ द साइज ऑफ इनपुट लेयर। इनपुट लेयर में 10 न्यूरॉन्स है प्लस द साइज ऑफ आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर में कितने न्यूरॉन है, 1। तो यहाँ से आपका अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको आप अगर राउंड ऑफ करोगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि आप 7 न्यूरॉन्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। थर्ड रूल क्या कहता है, नंबर ऑफ हिडन न्यूरॉन्स शुड बी लेस देन ट्वाइस द साइज ऑफ द इनपुट लेयर। सो इनपुट लेयर हैज 10 न्यूरॉन्स, दैट मीन्स 20। तो 20 से कम होने चाहिए आपके हिडन न्यूरॉन्स। अब ये जो तीन है ना, ये अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है तीनों
एट द सेम टाइम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तीनों अलग रूल्स हैं और डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, आपका डेटा किस टाइप का है, उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ हिडन लेयर्स सेलेक्ट करते हैं, उसमें कितने न्यूरॉन्स होंगे, ये सब चीजें हम सेलेक्ट करते हैं। सेकेंड आता है आपका नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन इनपुट एंड आउटपुट लेयर। तो इनपुट लेयर में आपके कितने नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स हैं, जैसे कि मान लो कि मुझे फाइनल स्कोर प्रिडिक्ट करना है कि स्टूडेंट का फाइनल स्कोर क्या होगा, एंड मेरे पास उसके मिड टर्म स्कोर है और मेरे पास उसके प्रीवियस ईयर स्कोर्स हैं। तो ये मेरा इनपुट वन है, ये मेरा इनपुट टू है। तो जितने नंबर ऑफ आपके पास इनपुट फीचर्स हैं उतने ही नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे आपके इनपुट लेयर में। तो वही लिखा है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द इनपुट लेयर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फीचर्स इन द डेटा, एंड इस वेरी रेयर केसेस देयर विल बी वन इनपुट लेयर फॉर बायस। हाँ, बायस के लिए भी हम अलग से एक इनपुट लेयर ऐड कर देते हैं इन वेरी रेयर केसेस, बहुत कम होता है ऐसा। न्यूरॉन्स जो आउटपुट लेयर में, वो डिपेंड करता है कि आपका मॉडल किस टाइप का, रिग्रेशन बेस्ड है या क्लासिफिकेशन बेस्ड है। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड होगा, डिपेंड करता है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो उसके ज्यादा आउटपुट आएंगे आपके। तो उस हिसाब से आउटपुट डिपेंड करता है कि आपका मॉडल किस टाइप का है, क्लासिफिकेशन है उसमें भी मल्टी क्लास है या सिंगल क्लास क्लासिफिकेशन है। तो उसके हिसाब से आपके आउटपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स है वो डिसाइड होता है। थर्ड आपका है लर्निंग रेट। लर्निंग रेट किस तरीके से डिसाइड करता है एक मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग इंजीनियर, वो देखते हैं। सो व्हाट इज लर्निंग रेट? लर्निंग रेट कंट्रोल द स्टेप साइज फॉर अ मॉडल टू रीच टू द मिनिमम लॉस फंक्शन। इस लाइन को समझते हैं कि क्या लर्निंग रेट किस तरीके से स्टेप साइज को कंट्रोल करता है टू रीच टू द मिनिमम लॉस। सपोज करो कि आपका जो फंक्शन है वो है डब्ल्यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का जैसे ग्राफ बनता है आपका, इस तरीके से ग्राफ बनता है एक्स स्क्वायर का। अब ये जो फंक्शन है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जीरो। मिनिमम वैल्यू इसकी जीरो होगी, कब होगी, जब डब्ल्यू की वैल्यू जीरो होगी। तो वही कंट्रोल करता है लर्निंग रेट की कितना उसका स्टेप साइज होना चाहिए मॉडल का, कि वो मिनिमम लॉस पर पहुंच रहा है। यहाँ पर सपोज यहाँ से उसने स्टार्ट किया मॉडल ने, फिर यहाँ पर वो पहुंचा, फिर यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा। बट अगर लर्निंग रेट ज्यादा होगा तो वो ये चीज मिस कर जाएगा और डायरेक्टली यहाँ पर चला जाएगा मॉडल। तो इसलिए अगर आप बहुत ज्यादा लर्निंग रेट रखते हो तो मिनिमम लॉस आपका मिस हो जाएगा, और अगर आप बहुत कम रखते हो लर्निंग रेट तो मॉडल को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इस मिनिमम लॉस तक पहुंचने में। अब इसी एग्जाम्पल पर ये अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज हो रही है। मान लो कि आपका जो ओल्ड वेट है वो है 3, और जो आपका न्यू वेट है उसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है, ओल्ड वेट माइनस लर्निंग रेट एंड आपका लॉस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेट। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव आएगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू। ओके। अब आपका ओल्ड वेट है 3, यहाँ पर सपोज आपने 0.1 लर्निंग रेट से स्टार्ट किया एंड आपका डेरिवेटिव कितना है, 2 टाइम्स ऑफ वेट। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2.4। तो 3 से आप किस पर गए, 2.4 पे। अगेन जब आप 2.4 के लिए फाइंड आउट करोगे तो आप जाओगे 1.92 पे, फिर आप 1.536 पे जाओगे, उसके बाद 1.228। तो आप जब वैल्यूज कैलकुलेट करोगे ना, तो आप देख रहे हो 3 से 2.4 पे गए, फिर 2.4 से यहाँ पर, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो चीजें जो है वो धीरे होती चली जा रही हैं। आपका मॉडल सपोज यहाँ से स्टार्ट किया, फिर वो यहाँ तक पहुंचा, फिर वो और उसने छोटा स्टेप लिया, फिर और छोटा। तो वो चीज जो है अपडेट होना, जो चेंज है प्रीवियस एंड न्यू वेट में, वो कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने लर्निंग रेट बहुत छोटा लिया है। तो यहाँ पर मॉडल को बहुत टाइम लग जाएगा जीरो तक पहुंचने में, क्योंकि जीरो ही इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। अब मान लो आप बहुत ज्यादा हाई लर्निंग रेट से स्टार्ट कर देते हो, सपोज आपने लिया लर्निंग रेट 0.7। अब निकाल के देखते हैं वैल्यू, तो 3 माइनस 0.7, डेरिवेटिव कितना है, 2 टाइम्स ऑफ वेट, सो 2 into 3। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू देखोगे तो आएगी -1.2। तो आप देख रहे हो कि डायरेक्टली नेगेटिव वैल्यूज पर पहुंच गया आपका मॉडल, आपके मॉडल ने जीरो मिस ही कर दिया। तो यही मतलब है कि अगर आप बहुत हाई लर्निंग रेट यूज करते हो अपने यहाँ पर, तो आपका जो मॉडल है वो मिनिमम लॉस को मिस कर जाता है। और अगर आप बहुत ज्यादा लो लेते हो लर्निंग रेट तो मॉडल बहुत ज्यादा टाइम लगा देगा मिनिमम लॉस फंक्शन तक पहुंचने में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कुछ ऐसा तरीका यूज करना है कि जो लर्निंग रेट है ना वो अपने आप को अपडेट करता रहे विद टाइम। जैसे कि सपोज मैंने थोड़े हाई लर्निंग रेट से स्टार्ट किया 0.5, और धीरे धीरे करके मैं इस लर्निंग रेट को घटाती जा रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ तरीका होना चाहिए कि ये जो रिडक्शन है लर्निंग रेट में, ये आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम हो रहा है। जिससे कि आपका जो मॉडल है, अगर आप बहुत ज्यादा हाई रख लोगे तो हमने क्या प्रॉब्लम देखी कि मॉडल जो है वो
मिस कर जाएगा आपका मिनिमम लॉस फंक्शन। और अगर मैंने लो रख लिया बहुत ज्यादा लर्निंग रेट, तो मॉडल को बहुत टाइम लग जाएगा उस मिनिमम लॉस फंक्शन तक पहुंचने में, जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा। तो हमें क्या करना है, हम स्टेप डिके एक टेक्निक होती है जिसको यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, मान लो कि आपने लर्निंग रेट इससे 0.1 से स्टार्ट किया, और आपने कहा कि कुछ नंबर ऑफ इपोक्स के बाद, इपोक्स मतलब इटरेशंस, कुछ नंबर ऑफ इटरेशंस के बाद आप क्या करोगे, लर्निंग रेट को बाय सम फैक्टर रिड्यूस कर दोगे। जैसे कि 0.1 था, तो आपने कहा कि 10 इपॉक्स के बाद, 10 इटरेशंस के बाद ये जो लर्निंग रेट है वो 0.1 से रिड्यूस हो जाएगा बाय द फैक्टर ऑफ 0.1। तो आपने क्या करा, आप हर 10 इटरेशंस के बाद अपने लर्निंग रेट को इम्प्रूव कर रहे हो, उसको रिड्यूस कर रहे हो, उसको चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका लर्निंग रेट फिक्स नहीं है, ठीक है। जहां पर आपको हाई लर्निंग रेट की जरूरत है वहां पर हाई मिलेगा, जहां पर आपको लो लर्निंग रेट की जरूरत है वहां पर लो मिलेगा। तो ये स्टेप डीके टेक्निक होती है जिसको हम यूज करते हैं लर्निंग रेट को अपडेट करने के लिए। थर्ड है आपका ऑप्टिमाइजर्स। अब ऑप्टिमाइजर्स भी इसलिए यूज किए जाते हैं जिससे कि आप लर्निंग रेट, जो वेट्स हैं न्यूरॉन्स के न्यूरल नेटवर्क में, उनको ठीक तरीके से चेंज कर पाओ, जिससे कि वो मिनिमम लॉस फंक्शन पर पहुंच पाए। अब कुछ टाइप्स हैं ऑप्टिमाइजर्स के जो यूज होते हैं, जैसे कि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, एडम, आरएमएस प्रॉप, एड ग्रेड, एड डेल्टा, नेडैम, एसजीडी विद मोमेंटम। ये अभी आपको सिर्फ नेम्स याद रखने हैं कि हाँ ये ऑप्टिमाइजर्स होते हैं जो यूज होते हैं न्यूरल नेटवर्क में लर्निंग रेट एंड वेट्स ऑफ न्यूरॉन्स को चेंज करने के लिए। इनकी हेल्प से भी हम न्यूरल नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास बैच साइज। अब ये बैच साइज क्या चीज होती है, सो गाइस हमने ग्रेडियंट डिसेंट वाली वीडियो में पढ़ा था एक टाइप ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, दैट इज मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। उसमें मैंने आपको बताया था दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बैच एंड स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास ये डेटा है, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ रोज हैं, तो आप क्या करते हो, आप कुछ बैचेस बना लेते हो। जैसे कि आपके पास 100 रोज का डेटा है, तो सपोज आपने 20 रोज के बैचेस बना लिए, 20 रोज के 5 बैचेस बना लिए। अभी जो नंबर 20 है वो मैंने खुद डिसाइड किया कि चलो 20 रोज के बैचेस बना लेते हैं। लेकिन ये एक हाइपर पैरामीटर है, जो बैच साइज है वो किस तरीके से हमें डिसाइड करना है कि मॉडल बहुत अच्छे से काम कर पाए हमारा। तो ये कह रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा बड़ा रख लोगे अपने बैच साइज को, तो मॉडल ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को फेस कर सकता है। ओवरफिटिंग क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज करो आपके पास एक बुक है, और आपने उस बुक का एक एक वर्ड, एक एक क्वेश्चन जो है ना वो रट लिया। ठीक है, आपके पास एक मैथ्स की बुक है, और आपने सिर्फ उसी बुक के क्वेश्चंस को रट लिया, आपने कॉन्सेप्ट्स नहीं समझे। अब मैंने किसी दूसरी बुक से आपको क्वेश्चन दिया तो आपसे वो हुआ नहीं। यानी कि आपने क्या किया, आपने इस बुक को तो रट लिया, और मैंने किसी दूसरी बुक से आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपसे बताया नहीं गया, जबकि कॉन्सेप्ट चीजें सेम है बट आपने रटा उस चीज को। तो वही मॉडल क्या करेगा, ओवरफिट करना स्टार्ट करेगा, वो रट लेगा कि अच्छा ये आपका डेटा है, इसका ये आउटपुट है, इसका आउटपुट है, वो कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाएगा। तो वही चीज है बैच साइज, अगर आप बहुत बड़ा रखते हो तो यहाँ पर ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मॉडल को। और अगर आप छोटा साइज रखोगे तो वहां पर अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अंडर फिटिंग तब आती है जब आपके पास डेटा ही नहीं है प्रॉपर, और मॉडल ठीक से सीख ही नहीं पा रहा है कि क्या पैटर्न है, चीजें मिसिंग है, वो चीज होती है अंडर फिटिंग। तो आपको क्या करना है, मीडियम साइज के बैचेस से स्टार्ट करना है। वो साइज हो सकता है आपका 32 या 64, तो आपको मीडियम साइज से स्टार्ट करना है। बाकी डिपेंड करता है आपके मॉडल की क्या रिक्वायरमेंट है, आपका किस तरीके का मॉडल है। तो ये होता है बैच साइज। नेक्स्ट है इपॉक्स। नंबर ऑफ इपॉक्स कितने रखने हैं, कब रुकना है, 10 इपॉक्स रन करने हैं, 20 इपॉक्स रन करने हैं, 30, 40 या 50। और ये कैसे पता चलेगा आपको कब रुकना है, कितने इटरेशंस के बाद रुकना है। और इपॉक्स हम रन क्यों करते हैं, इपॉक्स का मतलब एक तरीके से क्या है, इटरेशन ही तो है, कि आप बार बार इटरेट कर रहे हो, बार बार क्या कर रहे हो, लॉस फाइंड आउट कर रहे हो, फिर ग्रेडियंट डिसेंट की हेल्प से अपने वेट्स एंड बायसेस को अपडेट कर रहे हो, फिर से आप फॉरवर्ड प्रोपगेशन कर रहे हो, फिर लॉस फाइंड आउट कर रहे हो, फिर ग्रेडियंट डिसेंट की हेल्प से वेट्स एंड लॉसेस बायसेस को अपडेट कर रहे हो। तो यही क्या है, ये जो आप बार बार ये चीज रिपीट कर रहे हो, ये क्या है, इपॉक्स है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको रुकना है, तो आप क्या करते हो, आप चेक करते हो कि अगर आपका जो लॉस है वो कम हो रहा है, बार बार हर इटरेशन में कम होता जा रहा है, आपको दिख रहा है, तो आप रन करते जाओगे इपॉक्स, इटरेशंस को रन करते जाओगे। लेकिन जब आपको दिखेगा कि मेरा जो लॉस है ना वो कांस्टेंट आ रहा है, अब इससे ज्यादा कम नहीं हो रहा, तभी तो आप रुकोगे। इसी चीज को हम कहते हैं अर्ली स्टॉपिंग।
इसी टेक्निक को हम कहते हैं अर्ली स्टॉपिंग। लेकिन ये चीज भी आप कितने इटरेशंस तक चेक करोगे कि आपका जो लॉस है वो कांस्टेंट आ रहा है। तो इसके लिए एक पैरामीटर होता है पेशेंस। सपोज मैंने इसकी वैल्यू 3 रखी, तो पेशेंस की वैल्यू 3 रखने का मतलब है कि जब आपकी वैल्यू कांस्टेंट आने लगे तो आप 3 इटरेशंस तक चेक करो और देखो कि क्या आपकी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, क्या आपका रिजल्ट कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि अब जो है वो मॉडल और इससे ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सकता, तो वहीं पे फिर आपको स्टॉप कर जाना है। तो यही होती है अर्ली स्टॉपिंग की टेक्निक, जो इपॉक्स को डिसाइड करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमने और भी इश्यूज देखे थे जिनकी हेल्प से हम न्यूरल नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। उनमें से एक है वैनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट की प्रॉब्लम। तो वैनिश का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना किसी चीज का। तो इसमें ये प्रॉब्लम को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? तो सपोज ये आपके वेट्स हैं, W1 W2 W3, ये आपके वेट्स हैं, आपको इनको इनिशियलाइज करना है। अब अगर आपने बहुत लो वैल्यू रख दी इन वेट्स की, तो जब ये अपडेट होंगे ना आगे चल के, मतलब आपका बहुत बड़ा न्यूरल नेटवर्क है, बहुत सारे उसमें लेयर्स हैं, अपडेट होता जा रहा है, ठीक है, यहाँ से अपडेट हो के जा रही हैं चीजें। तो अगर आपने बहुत छोटी वैल्यू रखी है ना अपने वेट्स की, तो यहाँ एंड तक रिजल्ट आते आते ना वेट्स की वैल्यू जीरो होती हो जाएगी, यानी कि वेट्स बिल्कुल वैनिश हो जाएंगे। तो यही मतलब है वैनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट का, कि आपने वेट को अपडेट करते टाइम या वेट्स की इनिशियली वैल्यू इतनी छोटी रख ली कि वो आगे आके ना एंड में जब आपका न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो रहा है तो रिजल्ट जो है ना वो बिल्कुल जीरो के बराबर हो रहा है। वेट्स की जो वैल्यू है वो अपडेट हो के वो जीरो ही होती चली जा रही है। इसी को बोलते हैं हम वैनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट की प्रॉब्लम। एक्टिवेशन फंक्शन sigmoid and 10H कैन कॉज वैनिशिंग ग्रेडियंट ड्यू टू लिमिटेड आउटपुट रेंज। तो सिग्मॉइड फंक्शन की भी रेंज बहुत कम होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। और जो आपका 10H फंक्शन होता है वो भी -1 से 1 के बीच में भी आउटपुट जनरेट करता है। सिग्मॉइड फंक्शन हमने यूज भी किया था 1/1 प्लस ई रेज टू पावर -x। इसकी रेंज, आउटपुट रेंज जो होती है वो काफी कम होती है 0 से 1 के बीच में, एंड 10H की भी कम होती है। तो इसी वजह से वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम जनरेट होती है, क्योंकि इनके आउटपुट रेंजेस बहुत कम होते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम इस तरीके के एक्टिवेशन फंक्शन यूज करें जो जिनका आउटपुट रेंज ज्यादा हो, जो सिर्फ इतने छोटे आउटपुट्स ना जनरेट करें, अच्छे वैल्यूज जनरेट करें, बड़े वैल्यूज जनरेट करें। तो यहाँ पर एक एक्टिवेशन फंक्शन है रेलू, इसकी जो आउटपुट रेंज है वो 0 to infinity होती है। तो अच्छा आउटपुट रेंज है, इसी वजह से वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम ये सॉल्व कर सकता है। तो हमें इस तरीके के एक्टिवेशन फंक्शन को यूज करना चाहिए अगर कहीं पर भी वैनिशिंग ग्रेडियंट जैसी प्रॉब्लम आ रही है तो। सेकेंड प्रॉब्लम जो है आप हमारी, कि हमारे पास डेटा कम है, तो हम डेटा ज्यादा दे सकते हैं, डेटा ऑगमेंटेशन का यूज कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसी में थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन करके हम और न्यू डेटास को जनरेट करें। सेकेंड क्या है? ट्रांसफर लर्निंग का यूज कर सकते हैं। ट्रांसफर लर्निंग का मतलब होता है कि आप सेम न्यूरल नेटवर्क को यूज कर रहे हो, सेम न्यूरल नेटवर्क को यूज कर रहे हो मॉडल्स इन डिफरेंट मॉडल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक न्यूरल नेटवर्क बनाया जो मंकी को डिटेक्ट करता है, यानी कि मंकी के फीचर्स को डिटेक्ट करता है। अब मंकी और ह्यूमन बीइंग कुछ कुछ फीचर्स सिमिलर हैं, तो अगर हम कोई इस तरीके का मॉडल बना रहे हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो हम कुछ पार्ट इस न्यूरल नेटवर्क का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या करा कि सेम न्यूरल नेटवर्क को डिफरेंट मॉडल्स में यूज किया, इसी को बोलते हैं हम ट्रांसफर लर्निंग। तो हम ये तरीका भी यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास डेटा की कमी है तो, और हम डेटा ऑगमेंटेशन जैसे टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास स्लो ट्रेनिंग। अगर आपका लर्निंग रेट बहुत स्लो जा रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप 0.1 या उससे भी कम ले लेते हो अपना लर्निंग रेट, तो वहां पर आपकी जो मिनिमम लॉस फंक्शन तक पहुंचने का जो स्टेप साइज है ना वो बहुत कम हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे इटरेशंस यूज होंगे, तो मॉडल की ट्रेनिंग बहुत स्लो होगी। तो आप लर्निंग रेट ठीक सेलेक्ट करो, वहां पर स्टेप डीके जैसे मैंने अभी आपको बताया ऊपर, इस तरीके की टेक्निक्स को यूज कर सकते हो। और जो फोर्थ टेक्निक है वो है आपकी ओवरफिटिंग। तो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम वही होती है कि जब मॉडल चीजों को मेमोराइज करना स्टार्ट कर दे, कॉन्सेप्ट ना समझे, रटना स्टार्ट कर दे, ट्रेनिंग पे बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन टेस्टिंग के टाइम सब फेल हो जाएगा, टेस्टिंग डेटा पर काम नहीं कर पाएगा। तो वही ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पूरा टॉपिक, किस तरीके से ओवरफिटिंग को कम किया जाता है। तो एक बार सम अप कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा न्यूरल नेटवर्क हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन में।
तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा नंबर ऑफ हिडन लेयर किस तरीके से सेलेक्ट की जाती है, जिसके 3 रूल्स देखे। न्यूरॉन्स कितने होने चाहिए पर लेयर, तो इनपुट लेयर में न्यूरॉन्स जितने आपके फीचर्स हैं, और आउटपुट किस तरीके का है, क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन बेस्ड है, उस पर डिपेंड करता है। लर्निंग रेट हम स्टेप डी के जैसी टेक्निक से मैनेज कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमने थोड़ा हाई रखा लर्निंग रेट, और उसके बाद कुछ इपोक्स के बाद हम कम करते चले गए। हमने ये भी देखा कि अगर ज्यादा हाई लर्निंग रेट रख लेते हैं तो वो मिनिमम लॉस फंक्शन को मिस कर देता है, और स्लो रख लेते हैं तो लर्निंग बहुत स्लो हो जाती है, स्लो लर्निंग रेट हो जाता है मॉडल का। ऑप्टिमाइजर्स में हमने कुछ टाइप्स उनके नेम्स पढ़े कि क्या क्या यूज होते हैं। बैच साइज, वो हमने देखा कि मिनी बैच जो आपका ग्रेडियंट डिसेंट होता है उसमें बैच साइज को किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। ज्यादा हाई रख लेंगे तो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, लो रख लेंगे तो अंडरफिटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, तो हमें मीडियम साइज रखना है बैच का। एक्टिवेशन फंक्शन ये भी डिपेंड करता है कि आपका मॉडल किस टाइप का है, आपके मॉडल में कहीं वैनिशिंग ग्रेडियंट जैसी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो आप रेलू ये वाला एक्टिवेशन फंक्शन यूज करो, क्योंकि इसमें 0 to infinity आपका आउटपुट होता है। अदरवाइज आप सिग्मॉइड या टेंस जैसे फंक्शंस को यूज कर सकते हो। इटरेशंस किस तरीके से डिसाइड होते हैं, कब हमें रुकना है, तो वहां पर हम अर्ली स्टॉपिंग की टेक्निक को यूज कर रहे थे। तो ये था आपका फाइन ट्यूनिंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क पैरामीटर्स। और भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि वैनिशिंग ग्रेडियंट, जैसे जब आपके ट्रेन होते होते आपने ऐसे एक्टिवेशन फंक्शंस यूज कर लिए जिनका जो आउटपुट वैल्यू है वो बहुत कम है, -1 से 1 के बीच में, तो आपका आउटपुट ठीक नहीं आ पा रहा, आपके जो वेट्स हैं वो वैनिश होते जा रहे हैं ट्रेनिंग के टाइम पे, तो वो चीज गलत है। फिर आपके पास डेटा ही नहीं है तो डेटा ऑगमेंटेशन जैसी टेक्निक्स या ट्रांसफर लर्निंग जैसी टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो। लर्निंग रेट बहुत स्लो जा रहा है तो आप लर्निंग रेट को इम्प्रूव करो, ऑप्टिमाइजर्स का यूज करो। ओवरफिटिंग, मॉडल में ओवरफिटिंग हो रही है, तो उसके भी अभी हम नेक्स्ट वीडियो में वेज देखेंगे कि किस तरीके से ओवरफिटिंग को सॉल्व किया जाता है। सो गाइज, ये थे आपके कुछ मेथड्स टू इम्प्रूव द न्यूरल नेटवर्क परफॉर्मेंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो।